नमस्कार दोस्तों, शिवाजी साइंस पॉइंट में आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसके पहले पृष्ठ रसायन का 3 भाग का वीडियो हमने बनाया है जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस पृष्ठ रसायन का महत्वपूर्ण हेडिंग। देखिए, इस लेसन का जो भी केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में अधिकतम हेडिंग महत्वपूर्ण ही होती हैं, क्योंकि किसी भी हेडिंग को पूछने का कोई समय निर्धारित नहीं होता कि किस सन में कौन सी हेडिंग पूछी जाएगी, है ना। हमने जितना भी हेडिंग लिया है इसमें सारी हेडिंग्स पूछी गई हैं, तो हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्कंदन का। हम लोग कल पढ़े थे स्कंदन किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्कंदन का हार्डी-सुलज़े नियम। आपको परीक्षा में मिलता है स्कंदन का हार्डी-सुलज़े नियम के नाम से पूछ देगा परीक्षा में, या फिर पूछा रहेगा हार्डी-सुलज़े नियम क्या होता है, या हार्डी-सुलज़े नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हार्डी-सुलज़े नियम क्या होता है। तो हार्डी-सुलज़े नियम का मतलब ये होता है कि हार्डी-सुलज़े नियम ये कहता है कि किसी भी आयन की जो स्कंदन क्षमता होती है ना। स्कंदन का हार्डी-सुलज़े नियम ये कहता है कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता, आयन मतलब धनायन और ऋणायन, दो ही प्रकार के आयन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उस पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि हार्डी-सुलज़े नियम क्या है, तो हम यही लिखेंगे कि हार्डी-सुलज़े नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे हम लोग, हार्डी-सुलज़े नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन क्षमता उस पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि जिस विलयन पर, चाहे जिस कण पर आवेश अधिक होगा, चाहे वो आवेश धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। देखिए, यहाँ पर आवेश को आपको संयोजकता के नाम से भी कह सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हार्डी-सुलज़े नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन क्षमता उस पर उपस्थित संयोजकता पर निर्भर करती है ना। संयोजकता को यहाँ पर हम आवेश कह सकते हैं। ठीक है, तो आवेश पर निर्भर करती है, अर्थात जिस पर आवेश अधिक होगा उसका स्कंदन अधिक तेजी से होगा, और जिस पर आवेश कम होगा उसका स्कंदन धीमे होगा। ठीक है, यानी स्लो गति से होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल में, चाहे वो आयन धनायन हो चाहे ऋणायन हो। धनायन रहेगा तब भी उन धनायन, जैसे मान लीजिए आपको 3-4 धनायन दे दिया गया। एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि ले लिया हमने एल्यूमिनियम, एसएन ले लिया हमने। एसएन इस पे होता है +4। ठीक है, +4 होता है। हमने एल्यूमिनियम ले लिया, इस पे होता है +3। हमने ले लिया मैग्नीशियम, इस पे होता है +2, और ले लिया हमने सोडियम, इस पे होता है +1। ठीक है, उस प्रकार ऋणायन ले लेते हैं, तो हम लेते हैं PO4, तो इस पे होता है -3 आवेश, ये ऋणात्मक ले लेते हैं हम लोग हैं ऋणायन में। इसके बाद होता है SO4, इस पे होता है -2 आवेश, और फिर ले लेते हैं हम लोग हैं Cl, इस पे -1 आवेश होता है। ठीक है, तो हार्डी-सुलज़े नियम क्या कहता है, हार्डी-सुलज़े नियम ये कहता है कि जिस आयन पर आवेश अधिक होगा, है ना, सभी आयन हैं ये, स्टेनस आयन है, एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, फास्फेट आयन, सल्फेट आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, तो ये सभी आयन हैं, लेकिन इनका कहना है हार्डी-सुलज़े का कि जिस आयन पर आवेश अधिक होगा उसका स्कंदन अधिक तेजी से होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी धनायनों में सबसे अधिक आवेश इस पर है, तो इसका स्कंदन क्या होगा, सबसे तेजी से होगा। फिर उसके बाद इसका तेजी से होगा, फिर उसके बाद इसका, सबसे कम किसका होगा, इस वाले का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें तो इस पर आवेश कितना है, अधिक है ना, इस पर कम है। तो आवेश धन ऋण से मतलब नहीं है हमको, बस आवेश से मतलब है कि किस पर कितना आवेश है। तो इधर देखिए, इस पर भी आवेश अधिक है, तो इसका स्कंदन अधिक होगा, तेजी से होगा। फिर इसके बाद इसका, है ना, इस तरह से क्रम का भी दे देगा, और आपको क्रम को सिलेक्ट करना रहेगा सही तरीके से। ठीक है, मैनर में। तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि स्कंदन का हार्डी-सुलज़े नियम समझ में आ चुका होगा। कैसे, हम फिर से बता दे रहे हैं हम लोग कैसे लिखना है परीक्षा में। तो आप ऐसे लिखेंगे कि स्कंदन के हार्डी-सुलज़े नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन क्षमता उस पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करती है। ठीक है, अर्थात जिस आयन पर आवेश अधिक होगा उसका स्कंदन भी उतना ही तेजी से होगा, और जिस आयन पर आवेश कम होगा उसका स्कंदन भी उतना ही धीमी गति से होगा। ठीक है, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया, ये सभी धनायनों का क्रम है, धनायनों की स्कंदन क्षमता का घटता हुआ क्रम है, क्योंकि सबसे अधिक इसका है, फिर उससे कम इसका है, फिर उससे कम इसका, सबसे कम इसका, तो कम होता जा रहा है, यानी घटता हुआ क्रम है। यहाँ पर देखिए, ये ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का ये घटता हुआ क्रम है, क्योंकि सबसे अधिक स्कंदन इस वाले का होगा, फास्फेट आयन का,
फिर उससे कम होगा सल्फेट आयन का, सबसे कम होगा क्लोरीन आयन का। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत कण संचलन। ये भी कठिन है नहीं। ठीक है, वैद्युत कण संचलन। इसमें देखिए वैद्युत कण संचलन, वैद्युत मतलब यहाँ पर होगा वैद्युत धारा से। ठीक है, और कण का मतलब क्या होगा, कोलाइडी कण, और संचलन का मतलब क्या होता है, गति करना या फिर चलना। ठीक है, हम वर्ड को तोड़ेंगे, वर्ड को तोड़ने के बाद हम आंसर खुद प्राप्त कर लेंगे। तो वर्ड तोड़ने पर हमारा प्राप्त क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोलाइडी कण दिखाई दे रहे हैं, और संचलन में क्या हो रहा है, गति हो रही है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विलयन के कणों का एक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना। देखिए होता क्या है कि हम इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो जब किसी विलयन में हम दो इलेक्ट्रोडों को डालकर और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो कण होंगे कोलाइडी विलयन के वो एक तरफ गति करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक होता है कैथोड, और एक होता है एनोड। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों में से किसी एक तरफ गति करेगा हमेशा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विलयन के कणों का केवल एक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना, संचलन में क्या होता है, गति करना। तो केवल एक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। फिर से सुनिए यहाँ पर एक परिभाषा एक बार और। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विलयन के कणों का एक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि कौन सा किस कण पर कैसा आवेश रहेगा तो किधर गति करेगा। ठीक है, तो इसे हम याद कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पर जो धनायन होंगे, अगर कोलाइडी विलयन के कणों पर धन आवेश होगा, यानी पॉजिटिव आवेश होगा, तो वह कैथोड की तरफ गति करेंगे। और यदि कोलाइडी विलयन के कणों पर निगेटिव यानी कि ऋण आवेश होगा, तो वो एनोड की तरफ गति करेंगे। आप जानते हैं कि दो ही हैं, कैथोड और एनोड, बस दो ही छड़ें होती हैं। ठीक है, तो हम केवल एक को याद कर लेंगे, दूसरा क्या होगा उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल एक को याद रखना है। तो आप लोग, हाँ ना, तो कैसे याद रखेंगे इसको, एक को। आप देख रहे हैं कि अगर कोलाइडी विलयन के कणों पर धन आवेश है तो वह गति करेगा कैथोड की तरफ, यानी सभी कण किस तरफ गति करेंगे, कैथोड की तरफ। कैसे याद रखेंगे यहाँ पर, तो ध मतलब धनायन, है ना, धनायन मतलब ध, और यहाँ से क, तो ट्रिक हमारा रहेगा धक 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 धक, है ना, यहाँ से। तो आपने गाना सुना होगा, धक धक करने लगा, है ना, तो धक धक पे हम लोग सेट करेंगे। तो ध मतलब धनायन किधर गति करेंगे, कैथोड की तरफ। 10 धनायन किधर गति करेंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैद्युत कण संचलन में। फिर से बताते हैं आप लोगों को, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विलयन के कणों का एक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, यदि अगर कोलाइडी विलयन के कणों पर धन आवेश है तो वह कैथोड की तरफ गति करेंगे, और विपरीत आवेश है तो वो एनोड की तरफ गति करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अधिशोषण पे कि अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण जो होता है पृष्ठीय घटना होती है अधिशोषण में क्या होता है कि किसी भी ठोस या द्रव का, है ना, किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर, हम ये कह सकते हैं, परिभाषा बता रहे हैं आप लोगों को, किसी ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करके सतह पर बनाए रखने की जो घटना होती है वही कहलाती है अधिशोषण। ठीक है, यानी कि हमने एक पदार्थ ये लिया, मान लेते हैं हम लोग कि ये पदार्थ है, ये बोर्ड जैसे है। ठीक है, बोर्ड खुद एक पदार्थ है, ठोस अवस्था में है, तो ठोस हो चाहे द्रव उससे मतलब नहीं है, तो ये पदार्थ है। अब ये पदार्थ क्या कर रहा है कि इस स्याही के कणों को स्याही कणों को सतह पर क्या कर रहा है, रख रहा है, वैसा ही, है ना, अवशोषित करके और सतह पर ही बनाए रख रहा है, सतह के अंदर नहीं घुसने दे रहा है, सतह के ऊपर ही रखने रह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी ठोस या द्रव की सतह पर, यानी किसी ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करके सतह पर बनाए रखने क्रिया को या घटना को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, किसी ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करके सतह पर बनाए रखने क्रिया को या घटना को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा हो जाएगी।
अब एग्जाम्पल जैसे हम लें तो सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, यानी सिलिका जो जेल होता है वह वायुमंडल में जो नमी होती है, जलवाष्प होता है, उसको अपनी सतह पर आकर्षित कर लेता है और सतह पर ही बनाए रखता है। नेक्स्ट है प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन का अवशोषण, यानी कि प्लेटिनम की जो प्लेटिनम धातु होती है जब उसको खुला छोड़ देंगे तो हाइड्रोजन जो होगा हाइड्रोजन सतह पर जाकर और वैसे ही पड़ा रह जाएगा ना। तो प्लेटिनम क्या करेगी कि हाइड्रोजन को अवशोषित करेगी, अवशोषित करके सतह पर ही बनाए रखेगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सिलिका जेल जो होता है वो जलवाष्प को आकर्षित करेगा, आकर्षित करके उसको सतह पर ही बनाए रखेगा। तो हम यह कह सकते हैं, तो परिभाषा हमारा यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करके सतह पर बनाए रखने की क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एग्जाम्पल है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिलिका, एग्जाम्पल में सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। ये हाइड्रोजन है और ये प्लेटिनम है। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है कोलाइड सॉल्व बनाने की विधि। तो कोलाइड सॉल्व में हमेशा जो भी पूछेगा आपसे तो हमेशा पूछेगा द्रव विरोधी कोलाइडी, ये जान जो धातुओं के कोलाइड होते हैं उनके बारे में पूछेगा। ठीक है, धातुओं के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोलाइडी सॉल्व के निर्माण की विधि आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें जो हेडिंग्स आती हैं उसमें पूछेगा। पहला हेडिंग पूछेगा आपसे पेप्टीकरण क्या होता है, पेप्टीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं पेप्टीकरण में कि किसी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ में उचित विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कोई अवक्षेपित पदार्थ ले लिया, कैसा पदार्थ, अवक्षेपित। अवक्षेपित मतलब कि जिसका स्कंदन हो चुका हो, हमने स्कंदन पढ़ा है, तो जिसका स्कंदन हो चुका हो, अवक्षेपित हो चुका, उसको ले लेंगे और जब उसमें हम उचित मात्रा में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे तो फिर वो किस अवस्था में आ जाएगा, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ताजे अवक्षेपित पदार्थ में उचित विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी ताजे अवक्षेपित पदार्थ में उचित विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात अगर यहाँ पे करें तो हमने लिया ये आयरन, आयरन का अवक्षेपित पदार्थ लिया हमने ताज़ा, और उसमें फेरिक क्लोराइड का हम जब मिलाएंगे तनु विलयन, पतला विलयन, तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH का थ्रायस, फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर Fe जो होता है, आप जानते हैं क्लोरीन पे होता है 1-, तो जब एक क्लोरीन पे 1- होता है, देखिए एक जब दो कंपाउंड जुड़े होते हैं आपस में तो एक पे जितना माइनस आवेश आता है दूसरे पे उतना ही क्या होता है, प्लस आवेश आता है। ठीक है, तो अगर एक क्लोरीन पे 1- है तो 3 क्लोरीन पे कितना हो गया, 3- हो गया। तो जब यहाँ पे 3- है तो Fe पे क्या जाएगा, 3+ आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि Fe पे आ जाएगा +3 आवेश और Cl पे होता है कितना, -1 आवेश, लेकिन Cl है कितना, तो 3 Cl है, तो यहाँ पर जाएगा 3 Cl। ठीक है, एक क्लोरीन पे होता है 1- आवेश, तो 3 क्लोरीन पे 3- आवेश, तो कुल मिला के यहाँ पर कुल 3- है, तो 3+ इस पे आएगा, तो Fe पे कितना आ जाएगा, 3+ आवेश, और क्लोरीन पे होता है 1-, तो क्लोरीन पे हमने लिखा है 1-, लेकिन कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 3 क्लोरीन। तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग कि FeOH का थ्रायस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेपित पदार्थ में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल विलयन, लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगा एग्जाम्पल। ये तो पेप्टीकरण हो गया। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि गोल्ड सॉल्व बनाने की विधि, तो इसमें देखिए जो हमने लिखा है दूसरा, ये पहली विधि हो गई, ये दूसरी विधि हो गई, ये अधिक बार पूछा गया है, इसको दूसरे नाम से पूछा गया है। आपसे पूछ देगा कि प्लेटिनम सॉल्व बनाने की विधि का वर्णन करिए, प्लेटिनम सॉल्व बनाने की विधि का वर्णन करिए, आपसे पूछ देगा। या फिर पूछ देगा आपसे कि सिल्वर सॉल्व मैंने Ag है ना, सॉरी Ag मतलब सिल्वर सॉल्व बनाने की विधि का वर्णन करिए, या फिर गोल्ड सॉल्व बनाने की, है ना, Rm मैंने क्या होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, तो प्लेटिनम सॉल्व बनाने की विधि पूछे तब भी इसको हम लिख सकते हैं, और पूछता है कि सिल्वर सॉल्व बनाने की विधि तब भी इसको हम लिख सकते हैं, और आज पूछता है कि गोल्ड सॉल्व बनाने की विधि तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तीनों को। बस हमको करना क्या होगा कि जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, जब पूछेगा प्लेटिनम सॉल्व तो हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, जब पूछेगा सिल्वर सॉल्व तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और जब पूछेगा गोल्ड सॉल्व तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लेंगे। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। विद्युत अवक्षेपण विधि में हम करते क्या हैं कि जिस धातु का कोलाइडी विलयन हमको बनाना होता है
उस धातु की 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, है ना, उस धातु की हम क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं कि NaOH युक्त विलयन में डुबा देते हैं, NaOH युक्त विलयन में डुबा देते हैं और डुबाने के बाद उसमें आर्क उत्पन्न करते हैं, आर्क प्रवाहित करते हैं। आर्क मतलब खूब जब ज़्यादा वोल्टेज की धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में चिंगारी निकलेगी, है ना, चिंगारी आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं विद्युत आर्क बोलते हैं। तो हम यह कर सकते हैं फिर, है ना। और यहाँ पर इसमें विस्फोट ना हो, विस्फोट से बचाने के लिए ये आसपास का जो चैम्बर होता है उसको ठंडा रखते हैं, इसलिए इसे आप लिखें शीतलन कक्ष, ठीक है, ठंडा रखता है आसपास का वातावरण को ताकि ये विस्फोट ना हो उसमें। तो विद्युत अवक्षेपण विधि में हम क्या करते हैं, विद्युत अवक्षेपण विधि या फिर ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा हम क्या करते हैं कि प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड, यानी प्लेटिनम सॉल, सिल्वर सॉल और गोल्ड सॉल, तीनों प्रकार का कोलाइडल हम बना सकते हैं। बस फर्क क्या है कि जिसका कोलाइडल हमको बनाना होगा उसका हम इलेक्ट्रोड लेंगे। हम मान लेते हैं कि गोल्ड सॉल बना रहे हैं, यानी कि आरम, है ना, हम मान लेते हैं कि गोल्ड सॉल बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इस विधि में, है ना, इस विधि में गोल्ड का, है ना, सर्वप्रथम क्या करते हैं गोल्ड का, गोल्ड मतलब कि सोना, है ना, गोल्ड का 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को NaOH युक्त विलयन में डुबा देते हैं और डुबाने के बाद विद्युत आर्क उत्पन्न कराते हैं। जब विद्युत आर्क उत्पन्न कराते हैं तो जो छड़ होती है, यानी जो इलेक्ट्रोड होती है, वो वाष्पित होने लगती है। क्या होने लगती है, वाष्पित होने लगती है। और जब उस वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो गोल्ड के कण हमको कोलाइडी आकार के कण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारा गोल्ड का कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो इसको परिभाषा भी यही जो हम बता रहे हैं आपको, वही परिभाषा भी इसकी है ब्रीडिंग आर्क विधि की। तो अगर आपसे पूछता है कि गोल्ड सॉल बनाने की विधि का वर्णन करिए तो हम इसी विधि का वर्णन कर देंगे, ठीक है। पेप्टिकॉन खुद में एक हेडिंग अलग है, इसमें आयरन सॉल बनता है। तो फिर से बता दें आप लोगों को कैसे इसको लिखेंगे, विद्युत अवक्षेपण विधि में लिखेंगे। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस धातु की 2 छड़ लेते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को NaOH युक्त विलयन में डुबा देते हैं और डुबाने के बाद इसमें विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं जिससे धातु की छड़ वाष्पित होने लगती है, जिससे धातु की छड़ वाष्पित होने लगती है। फिर उस वाष्प को ठंडा करने पर कोलाइडी आकार के कण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विद्युत अवक्षेपण विधि, ब्रीडिंग आर्क विधि और यहाँ पेप्टिकॉन, ठीक है। पेप्टिकॉन में हमने बताया आप लोगों को कि पेप्टिकॉन क्या होता है, किसी ताजे अवक्षेपित पदार्थ में उचित विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को पेप्टिकॉन कहते हैं। जैसे हमने लिया था फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप लिया था, इसमें फेरिक क्लोराइड का हमने मिलाया, फेरिक क्लोराइड का हमने तनु विलयन मिला दिया, जिसके कारण ये क्या किसका कार्य करेगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ का कार्य करेगा। और फिर हमको प्राप्त क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई वेडिंग आप परेशान करेगी दोबारा। अगर दिक्कत आएगी तो आप इस जो लेक्चर हमारा है आप फिर से सुन लीजिएगा दोबारा, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। कई बार जब देखेंगे, कई बार रिवीजन, केमिस्ट्री थोड़ी कठिन टॉपिक है, तो जब कई बार हम देखेंगे, कई बार रिवीजन करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।